नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अमृतपाल की, भगवंत मान सरकार की, पंजाब की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की और बात करेंगे अरविंद केजरीवाल सरकार की भी। क्योंकि कल से अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र पर ये कहते हुए निशाने साधने शुरू कर दिए हैं कि उसने उनकी सरकार का आज पेश होने वाला बजट अचानक रोक दिया है और दिल्ली सरकार के जो एम्प्लॉई हैं उनको अब वेतन नहीं मिलेगा। एक सनसनी फैलाने की कोशिश और केंद्र पर एक तरफा हमला। हालांकि एलजी के ऑफिस की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया है और ये बताया गया है कि कई दिन पहले, इनफैक्ट 17 तारीख को, इनको जो इनके बजट प्रस्ताव थे उन पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया था। होम मिनिस्ट्री को कुछ आपत्ति थी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो उतना बजट एलोकेट नहीं कर रहे हैं, पर विज्ञापन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए आपने काफ़ी पैसा रख दिया है। तो इस पर इनसे जवाब मांगा गया था। इन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, यानी कमी अपनी कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं और ठीकरा एक बार फिर केंद्र के सिर पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों ही अहम विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने चेहरे, वरिष्ठ पत्रकार मनीष ठाकुर जुड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो साहब ये बताइए कि ये अमृतपाल लगभग पंजाब पुलिस की गिरफ्त में था, घिर गया था और इसके बाद पंजाब पुलिस के बीच से अचानक वो गायब हो गया। तो इसको जमीन निगल गई या आसमान निगल गया? बिल्कुल सर, एकदम से मुहावरा सही बैठता है और लगातार हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि एकाएक मनीष सिसोदिया जब से जेल गए तब से अमृतपाल कहाँ गायब हो गया। अमृतपाल जो ताल ठोक रहा था, अमित शाह की हत्या करवा दूंगा, इंदिरा गांधी वाला हाल अमित शाह का होगा, बड़ी बड़ी बोल, एक सामान्य ट्रक ड्राइवर को एकाएक इतना बड़ा कैसे बनाया गया, कैसे अमृतपाल एकाएक छा गया। जिस अमृतपाल को 23 फरवरी से पहले कोई जानता नहीं था, वो अमृतपाल पंजाब की सत्ता का एक सिरमौर कैसे बन गया, ये सवाल था। और इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल था कि आखिर अमृतपाल ये खेल कर कैसे पा रहा है। अमृतपाल क्या सचमुच एक क्रिएटेड पर्सन है? ये लगातार भारतीय खुफिया एजेंसी को लग रहा था कि एकाएक ये व्यक्ति इतना ताकतवर हो गया जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसके पीछे कौन खड़ा है। और सरकार को मुझे लगता है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ पता चला। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने पूछा, फिर ईडी लगातार सिसोदिया की हिरासत ले रही है और मुझे पूरा भरोसा है, मैं लगातार उस समय से कह रहा हूं कि जिस समय सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, किसी सीबीआई अब गिरफ्तार करेगी और उसके बाद ईडी ले जाएगी जेल से पहले। आज अब मुझे पूरा विश्वास है कि सिसोदिया एनआईए के कब्जे में भी जाएंगे और एनआईए की हिरासत में लेना क्या मामला है ये समझा जा सकता है। जिस सिसोदिया को भारत रत्न देने की बात केजरीवाल कर रहे थे और न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपवा करके ताल ठोक रहे थे, उस सिसोदिया का क्या हाल अभी केजरी कर रहे हैं, यह भी सवाल है कि क्या केजरी की पूरी पोल पट्टी, उनके पूरे षड्यंत्र को खोल करके रख दिया सिसोदिया ने। सरकार और एजेंसियों की ताकत बहुत बड़ी होती है और मुझे लगता है कि हर नेता जब गिरफ्तार होता है तो आप अक्सर देखते होंगे कि वो ये बाहुबल दिखाता है। चाहे आप चिदम्बरम को देख लीजिए, चाहे उनके बेटे को देख लीजिए अदालत परिसर में मीडिया के सामने, चाहे वो संजय राउत को देख लीजिए, आप नवाब मलिक को देख लीजिए, सिसोदिया को देख लीजिए। इन सब सफेद पोस्टों का आप अक्सर देखेंगे कि वो कैमरे के सामने एक बनावटी मुस्कान मुस्कुराते हैं और अंदर क्या होता है वो जांच एजेंसी के अधिकारी, आपको और हमें एक जर्नलिस्ट को सब कुछ पता होता है कि अंदर क्या उनका हाल होता है और कैमरे के सामने वो क्या करते हैं। लेकिन बहुत अहम सवाल है सर कि जिस सिसोदिया की गिरफ्तारी के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है,
कई तरह की बीमारी है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, बेटा विदेश में है, हम लोग अब देखभाल करेंगे। उस सिसोदिया को ईडी हिरासत में लेते ही क्यों उसका घर छीन लिया गया, ये हर कोई जानता है कि सिसोदिया के अभी उस सरकारी निवास में रहने से कोई आप, जब केजरीवाल 8-8 महीने तक अपने एक मंत्री को तिहाड़ जेल में रहते हुए मंत्रालय में रख सकते हैं, तो एक मंत्री को यदि उसने मंत्रिमंडल छोड़ भी दिया तो सरकारी निवास तो रख ही सकते हैं, सरकार के पास इतनी ताकत है। ये खेल क्यों हुआ? इन तमाम चीजों से लगता है कि कहीं ना कहीं संरक्षण पंजाब सरकार का था, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का है, जिसके ऊपर आरोप कुमार विश्वास लगाते रहे हैं कि केजरीवाल का संबंध खालिस्तान से है। ये दूसरे लोग नहीं लगा रहे हैं, उनके साथ रहने वाले, उनके भरोसेमंद साथी लगा रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। और मुझे लगता है कि जितना अमृतपाल का एक गायब होना, अमृतपाल इतनी आसानी से भाग जाए बिना किसी संरक्षण के, ऐसा संभव दिखाई नहीं देता। मनीष जी, मुझे ये बताइए कि पंजाब पुलिस जो है वो बहुत ही सक्षम पुलिस मानी जाती है, और ये वो पुलिस है जिसने केपीएस गिल और रिबेरो जैसो के नेतृत्व में काम करते हुए, बेअंत सिंह के काम करते हुए पंजाब से आतंकवाद का खात्मा कर दिया था। इस पंजाब पुलिस को नाकारा क्यों बनाया जा रहा है? तमाम तरह के सवाल आज पंजाब पुलिस पर उठ रहे हैं कि इतनी सक्षम पुलिस फोर्स और उसकी अभिरक्षा से, लगभग अभिरक्षा से जब उसको घेर लिया गया था, तब वो अचानक फरार हो गया या उसको फरार होने दिया गया है? ये पुलिस की नाकामी है या कोई पॉलिटिकल एक प्रेशर था या कोई ताकत थी जिसने अमृतपाल को भागने का मौका दिया? बिल्कुल सर, लगातार हम लोग इस पे बात करते हैं कि कोई भी पुलिस, एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों ने बहुत, चूंकि एक लंबी प्रक्रिया में क्राइम रिपोर्टिंग का अवसर ज्यादातर पत्रकारों को मिलता है, मुझे भी लंबे समय तक क्राइम और कोर्ट कवर करने का मौका मिला है। पंजाब पुलिस से बहुत नजदीक से वास्ता रहा है, बहुत क्लोजली महसूस किया है अदालतों में पंजाब पुलिस को, कांग्रेस की रिपोर्टिंग के दौरान पंजाब पुलिस के अधिकारियों से बातचीत। मुझे हमेशा लगता रहा है कि पंजाब पुलिस कुछ खास है, दिल्ली पुलिस के बाद यदि सबसे सशक्त लगी, और खास करके यदि आप शारीरिक बनावट में देखेंगे तो देश में पंजाब पुलिस जो है अपने आप में एक भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भी महसूस होता है। पंजाब पुलिस हमेशा बड़ा एक प्रभावशाली पुलिस रही है कि उनके शिकंजे से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन मामला सिर्फ पंजाब पुलिस का नहीं है सर, सवाल ये है कि पुलिस जब तक उसके आका, मतलब डेमोक्रेटिक ढंग से, हमारे यदि अपने देश की बात हो तो सरकार कैसी होती है। यूपी पुलिस वही यूपी पुलिस है, मैं अक्सर चर्चा करता हूं, ये वही यूपी पुलिस है। और हम और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन से हमारा वास्ता होता है। हम और आप ये महसूस करते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में, आज 6 साल पहले का आप महसूस कीजिए, मैंने खुद महसूस किया है, मेरे कई साथी महसूस करते हैं कि जब हम दिल्ली से आते थे गाड़ी से, रात में नाइट ड्यूटी, मतलब 11, 12, 1 बजे के बाद, अभी यदि हम ऑफिस से आते थे तो कई बार ऐसा डर भय होता था कि कोई बाइकर हमारा पीछा कर रहा है। ये मेरे कई साथियों ने मुझे बताया। लेकिन अब एकदम से उलट हो गया है। मैं नोएडा में रहता हूं, आप गाजियाबाद में रहते हैं, ये पूरा महसूस ये होता है कि इन इलाकों में कि आप अब पहले वाली स्थिति नहीं है। आज माफिया अंदर है, पहले माफिया बाहर थे। आजम खान ये तय करते थे कि किसके ऊपर एफआईआर होगी, किसके ऊपर नहीं होगी, मुजफ्फरनगर में सबको पता है। आज वो आजम खान 100 मामले में नामजद है। वही यूपी पुलिस है जो यूपी पुलिस आजम खान के भय से एफआईआर नहीं दर्ज करती थी। मतलब साफ है कि पुलिस का काम है आदेश का पालन करना, सरकार के आदेश का पालन करना। और इसमें साफ दिख रहा है कि पंजाब पुलिस, जो यूपी पुलिस, अब वही यूपी पुलिस है जिसके खौफ से माफिया भागते हैं, डरते हैं। और आज मैं बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं कि आप किसी भी पुलिस को टैग कर लीजिए, कोई भी खबर, रेल मंत्रालय के अलावा यदि आपके ट्विटर का जवाब यदि कोई पुलिस देती है तो इस देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस है। ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो सबसे नकारा कही जाती थी। तो फर्क ये पड़ता है। आप टैग करके देख लीजिए किसी मामले को, मुझे नहीं लगता कि आपके सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं देगी, वो देती है। लेकिन देश की दूसरी पुलिस, आप नेशनल कैपिटल की पुलिस से भी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, दिल्ली पुलिस से भी। सवाल वही है कि आपके प्रशासनिक रूप से सत्ता और सरकार किसकी है, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है,
ये साफ दिखता है। मैं भूमिका उत्तर प्रदेश पुलिस की इसीलिए बांध रहा था कि पंजाब पुलिस जिसके हवाले है, जिस सरकार के हवाले, जब अमृतपाल वाला कांड हो रहा था तो भगवंत मान मौज ले रहे थे महाराष्ट्र में अपने आका अरविंद केजरीवाल के साथ उद्धव ठाकरे के दरबार में, और इतना सब कुछ हो रहा था, वहां से लौट कर आए, एक सरकार की जिम्मेदारी थी मुख्यमंत्री की, वो जाते, वो पंजाब वापस जाते, वो अमृतसर जाते, लेकिन वो दिल्ली में के सिसोदिया वाले प्रकरण को सुलझाने में लगे हुए थे, पता नहीं। तो ये साफ दिखता है कि पंजाब पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं बांधे गए थे, ठीक उसी ढंग से जिस तरह से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में हाथ बांधे थे, और दूसरे जगह भी एक अघोषित रूप से था कि एक संप्रदाय विशेष के और एक जाति विशेष के लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। ये उत्तर प्रदेश में अघोषित रूप से था, सब कोई जानते हैं। तो ये कैसे होता है? वही यूपी पुलिस आज ऐसे कैसे कर पा रही है? उसके लिए चाहे विकास दुबे हो, चाहे मुख्तार अंसारी का परिवार हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खान हो, हर कोई आज बराबर हो गया। हर माफिया आज खौफ खा रहा है। यूपी पुलिस एनकाउंटर करती है और उसका वीडियो जारी करती है। एक समय था कि गुजरात पुलिस जब ये काम करती थी तो पूरे मीडिया उसे बदनाम कर देती थी, और माफिया जो, चाहे वो आतंकवादी इशरत जहान हो, चाहे वो सोहराबुद्दीन जैसा माफिया हो जो 5-5 राज्यों में वांटेड था, उसके लिए विक्टिम कार्ड देश के टेलीविजन चैनल पे जेम्स राय के चेले खोला करते थे, और ये लगातार चलता था, जैसे सोहराबुद्दीन और इशरत जहान विक्टिम हो, एक पीड़ित महिला हो। लेकिन आज उसी मीडिया की हैसियत और हिम्मत नहीं होती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जिन लोगों का एनकाउंटर करती है उसका वीडियो खुद जारी करती है, वही मीडिया कुछ कर ले। ये सरकार का नैतिक बल दिखाता है। ये वक्त बदले हुए वक्त का है, इसीलिए ये पूरा मुझे साथ समझ में आता है कि पंजाब पुलिस ने कहीं ना कहीं, पंजाब पुलिस किसी न किसी दबाव में थी, और यही कारण है आज आप भगवंत मान का यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे तो उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा था कि उन्होंने हाथ से सब कुछ फिसलने दिया है और अब पूरा नाटक कर रहे हैं। मनीष जी, मैंने भी 3 साल दैनिक जागरण में क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम किया है मेरठ में, और हम पुलिस की कार्यप्रणाली से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। जहां जहां संदेह होता है पुलिस को, प्रशासन को, शासन को, वहां खुफिया तंत्र को अलर्ट पर रखा जाता है और उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। क्या ये यकीन करने वाली बात है कि कोई अचानक दुबई से पंजाब में प्रकट हुआ हो और वो तमाम तरह की राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो, और उसके बारे में किसी तरह की कोई खुफिया जानकारी सरकार को भेजी ना जाती हो, या वो एक अपनी आर्मी खड़ा करता रहे जिसका नाम आनंदपुर खालसा फोर्स रखे और उसके बारे में सरकार को पता ही ना हो? अगर ये खुफिया रिपोर्ट सरकार के पास जा रही थी तो सरकार इतने लंबे समय तक चुप्पी साध करके क्यों बैठी हुई थी? बिल्कुल सर, ये एकदम से असंभव है। ऐसा कतई नहीं हो सकता है कि सरकार के तंत्र को ये पता नहीं हो। और कोई भी सरकार हमेशा, चाहे कोई भी सरकार हो, बड़ी ताकत है, सरकार के पास बड़ी ताकत है। और सरकार, जिन किसी को भी लगता है कि वो सरकार से ऊपर हैं, कई बार उन्हें लगता है कि वो अपने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बड़े मजे ले रहे हैं और सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं, वही इतने वीर हैं, तो ये सब भ्रम सरकार समय आने पे दूर कर देती है, चाहे कोई भी सरकार हो, भले उसकी परिणति कुछ भी हो। उद्धव ठाकरे ने अर्नब गोस्वामी की पूरी हेकड़ी बंद कर दी, अनैतिक तरीके से, अनैतिक तरीके से। सरकार की ताकत थी। बाद में उद्धव ठाकरे का भले ही क्या हाल हुआ ये दुनिया देख रही है। आज बिहार में एक यूट्यूबर पत्रकार, जो एक बहुत कम उम्र का लड़का है, और वो एकाएक 2-3 साल में अपने काम से, अपनी मेहनत से छा गया, उसकी हेकड़ी बिहार पुलिस ने बंद कर रखी है। और कई मीडिया संस्थान ये बताते हैं कि क्या कुछ वो उसकी पूरी पोल पट्टी खोली जा रही है। जो असत्य को सत्य बना करके, सत्य को असत्य बना करके, कहने का मतलब यह है कि सरकार की ताकत बहुत बड़ी है। वही पत्रकार जो कल तक सब कुछ खोल रहा था, उस पत्रकार को अंदर कर दिया और साबित कर रही है बिहार सरकार की वो एक ना जाने कितना बड़ा क्रिमिनल है। वो सरकार जिसके डिप्टी सीएम खुद कई मामले में नामजद हैं, वो ये काम कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये सबको पता है कि क्या इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पंजाब पुलिस को ये जो बिहार में हुआ वो पहले से ना पता हो। सरकार की ताकत बहुत बड़ी है। पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार को इसकी खुफिया जानकारी नहीं हुई होगी। अब किस मस्ती में रहते हैं शाम के बाद पता नहीं, या वो तो दिन भर रहते हैं मस्ती में, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं पता हो।
एक साधारण सी बात हम लोगों की उदाहरण की हाल में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की भतीजी, जो कि प्रधानमंत्री के पूरे परिवार अननोन अवस्था में होते हैं, प्रधानमंत्री की भतीजी दिल्ली एनसीआर में उनकी पर्स चोरी हो गई। ऐसे ही चोरी हुई, उन्होंने बताया भी नहीं, बस इतना खुल गया कि प्रधानमंत्री की भतीजी हैं। कुछ ही घंटे के अंदर अपराधी पकड़ा गया, जो एक दिन पहले की वारदात थी। और पुलिस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके हमारे मोबाइल जो हैं वो चोरी हो और पुलिस ट्रेस ना करे। पुलिस का इंटेंशन यदि जब तक नहीं होगा, आप देखिए कि जब पॉलिटिकल मामला आ जाता है, मीडिया में आ जाता है, तो पुलिस सब कुछ तलाश लेती है। आप भी क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, हम सब क्राइम रिपोर्टर, रिपोर्टिंग के दौरान एक पत्रकार के जीवन में क्राइम रिपोर्टिंग जो है वो बहुत जरूरी भी होता है, और मैक्सिमम पत्रकार इस दौर से गुजरते हैं। पुलिस को सब पता होता है, और कई क्राइम रिपोर्टर अपने मोबाइल, उन्हें पुलिस कह देती है 2-4 और इसके बदले इससे महंगा मोबाइल दिलवा दें क्या, वो भी मोबाइल चोरी की होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पुलिस को सब कुछ पता होता है। बिना पुलिस, कई पुलिस अधिकारी कहते थे कि आपके घर में क्या खाना बना है, हमारे बीट कांस्टेबल को पता होता है। ये दावा पुलिस के सिपाही करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसका एलआईयू के पास कोई जानकारी नहीं हो। ये सब कुछ बिना सरकार के संरक्षण में कुछ भी नहीं होता। और वो सरकार जो अपने आप को इतने सारे दावे करती हो, वो सरकार की, दिल्ली में पुलिस उनके अंदर में नहीं है, लेकिन पंजाब में पुलिस अंदर में है। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भी यदि किसी ने कुछ एक्शन, किसी पत्रकार ने कुछ किया, तो पंजाब पुलिस आ गई थी अरेस्ट करने के लिए। तो ये दिखाता है कि सरकार की ताकत बड़ी है, सरकार की इतनी ताकत है कि उसे सब कुछ पता होता है। बस सरकार करना क्या चाहती है, सरकार का इंटेंशन, बस सिर्फ नीयत का सवाल है। और मुझे लगता है कि पंजाब की सरकार की नीयत इस मामले में नहीं थी अमृतपाल को पकड़ने की। अब जब से गृह मंत्रालय एक्शन में आया है, उनकी मजबूरी हो गई है, और वो बस एक तरह का नया ढोंग कर रहे हैं। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर के चेहरे से, हम और आप पत्रकार हैं, कई बार एडिटर कहते हैं, आप भी जब संपादक रहे होंगे अपने पत्रकारों से, कई बार लोग कहते हैं रिपोर्टर से कि बॉडी लैंग्वेज पे खबर करके आओ। हम लोग बॉडी लैंग्वेज पे खबर करते थे। आतंकवादी यदि कोर्ट में पेश हो रहा है तो बॉडी लैंग्वेज में, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है सर। और भाव भंगिमा बनाने में तो केजरी और उनके पूरे चेले चपाटे बहुत माहिर हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने वाले तो उनके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ ही लेते हैं। आज भगवंत मान के पूरे बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा जा रहा था कि ये पूरे अमृतपाल के गायब होने, उसके आपने शुरुआत जो किया कि आसमान निगल गया, अब खा गया, जमीन निगल गया, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये साफ दिख रहा है, ऐसा नहीं है सर, पता तो चल पा रहा है, जनता जवाब उसके बाद दे ही देती है। मनीष जी, आपने योगी सरकार का, उत्तर प्रदेश की बदली हुई पुलिस का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, बदमाशों को अंदर ठूंसने का, माफियाओं का इलाज करने का जिक्र किया है, और उसी का नतीजा है कि 30 लाख करोड़ से ज्यादा के पूंजी निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आ गए। मैं जानना चाहता हूं, कल सिद्धू मूसेवाला के फादर का एक बयान आया है, और उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा है कि पंजाब पुलिस केवल उतना भर कर रही है कि हमने 4 लोगों को नामजद कर दिया तो उनको उठा करके अंदर डाल दिया। इसके अलावा पंजाब पुलिस क्राइम को, माफियाओं को, आतंकवादियों को, दूसरे लोगों को रोकने के लिए कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले रही है। मेरा इस संदर्भ में ये प्रश्न है, अगर अमृतपाल नहीं मिलता है, क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए मनीष जी, ये छाती पीटते थे कि दिल्ली पुलिस अगर मुझे मिल जाए तो जी मैं जी। पता नहीं दिल्ली में क्या कर दूंगा। अब हम्म। पंजाब में आपको पुलिस मिल गई है ना, तो बिल्कुल। पंजाब पुलिस का आपने क्या हाल किया है? तो अगर अमृतपाल नहीं मिलता है तो कितनी मिट्टी पलीद होने वाली है इनकी? बहुत सही सर, बहुत सही सवाल। और आपने, मुझे लगता है इस पे ध्यान मेरा भी कभी नहीं गया। ये केजरी कूद कूद के बोलते थे कि दिल्ली पुलिस हमारे पास हो जाए, दिल्ली पुलिस लेने के लिए। एक्चुअली सर, पुलिस के बिना, यदि आपके पास पुलिस नहीं है तो पावर नहीं है। इसीलिए केजरी कभी किसी के ऊपर बदले के भाव से कार्रवाई नहीं कर पाए और बड़ा आप नैतिक बने रहे। जो ही पंजाब में इस भगवंत मान की सरकार आई, केजरीवाल बदले के भाव से आए, कुमार विश्वास तक को परेशान करने का खेल किया, अपने पुराने साथियों को परेशान करने का एक तरह से प्रपंच रचा। बग्गा को इस उनके घर से उठवा लिया। घर से उठवा लिया। अब जी। सोचिए कि यह दिखाता है कि केजरीवाल का इंटेंशन क्या है। आप, सत्ता और सरकार, जब तक आपके पास पुलिस नहीं है उसके कोई मायने नहीं है। और पुलिस कैसी है? पंजाब पुलिस जैसी पुलिस है।
इतना सक्षम पुलिस आपके पास है और आप नकारे हैं। ये दिखाता है कि आप किसके हाथों में खेल रहे हैं। ये बहुत कुछ खुलना अभी बाकी है, और मुझे लगता है कि पंजाब में सरकार बना करके केजरीवाल ने अपनी कब्र एक तरह से खोद ली है। अब ये जो ढोंग था कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, दरअसल नेशनल कैपिटल की पुलिस को अपने कब्जे में लेने का एक बहुत बड़ा लग रहा था कि एक शातिराना खेल है। ये जानते हुए केजरीवाल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो आईआरएस हैं, वो जानते हैं कि ये असंभव है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है और दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के हवाले नहीं हो सकती, फिर भी वो एक ऐसा बयान दे रहे थे, ऐसा गुमराह करने का खेल खेल रहे थे। आज पंजाब पुलिस उनके पास है और पंजाब के हालात ये हैं कि एक व्यक्ति थाने को कब्जे में ले लेता है। इससे ज्यादा गुंडई, इससे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति क्या हो सकती है। और पंजाब पुलिस आंख मूंद करके सोई हुई थी तब तक, जब तक गृह मंत्रालय का एक्शन नहीं हुआ, और ये भी तब जब सिसोदिया जेल गया। और मेरा पूरा आज मानना है, मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि सिसोदिया का जेल जाना अमृतपाल का कांड खुल जाना है, और केजरी का सिसोदिया को दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल देना। सर मैंने अपने चैनल पे एक शो, एक विश्लेषण इस पे भी किया हुआ था कि ये समझना सर बहुत जरूरी है, मुझे लगता है आप भी गंभीरता से देखते होंगे। केजरीवाल ने हर ताकतवर लोगों को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया और कोई कुछ नहीं कर पाया। इतने ताकतों का संगठन था, अन्ना गांधी के रूप में इस्तेमाल किया, दूध की मक्खी की तरह निकाला, कभी केजरीवाल ने अन्ना की चर्चा नहीं की। जो प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट को नचाते रहे एक तरह से कि आज यदि प्रशांत भूषण की जगह कोई दूसरा होता तो क्या उसकी हैसियत थी कि वो कहे कि हम माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी तो ये कह ही नहीं पाया, प्रशांत भूषण ने करके दिखा दिया, और प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी, ₹1 का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने किया। प्रशांत भूषण जैसे लोगों की ऐसी ताकत है। जो योगेंद्र यादव पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं, पूरे इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के वो शिल्पकार बने हुए थे दक्षिण से, उस योगेंद्र यादव को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। कुमार विश्वास भले ही कितना भी ज्ञान दे लें, लेकिन औकात तो केजरीवाल ने बता ही दिया। भले ही अपना कमा रहे हो राम के लेकर के, इसी इसी अन्ना आंदोलन में अपना बड़े नाम बन गए हो और उसके कारण बहुत कमाई हो रही हो, ठीक है। आर्थिक स्थिति इस आंदोलन के कारण, यदि सबसे ज्यादा फायदा आर्थिक रूप से किसी को फायदा हुआ इस अन्ना आंदोलन का, तो मेरा मुझे मानना है कि कुमार विश्वास भी बहुत शातिर खिलाड़ी हैं। इस आंदोलन का भले यदि सत्ता पाकर के केजरीवाल ने लाभ उठाया, इस आंदोलन को आर्थिक रूप से बड़ी चालाकी से केजरीवाल कुमार विश्वास ने लाभ लिया। कुमार विश्वास ठगे हुए नहीं है, लेकिन बाकी लोग ठगे गए। सवाल सर ये है कि सिसोदिया जो सबसे नकारे पत्रकारिता के, हम और आप जानते हैं कि पत्रकारिता में भी सिसोदिया का कोई ऐसा नाम नहीं कि बड़ा नामचीन पत्रकार हो। नामचीन छोड़िए, कोई, मैं खुद नहीं जानता था कि सिसोदिया पत्रकार भी हैं। इस आंदोलन से पहले मैं ही नहीं जानता था कि सिसोदिया पत्रकार भी हैं। अब उन्हें पत्रकार चस्पा किया गया, को पत्रकार हैं। उस सिसोदिया की इतनी अहमियत केजरी ने क्यों दी? मतलब जो लोग काबिल थे सबको साइड करके एक बेहद अयोग्य व्यक्ति को केजरीवाल ने इतनी ताकत दे दी कि डिप्टी सीएम बनाया। और ना सिर्फ डिप्टी सीएम बनाया, भारत के इतिहास में वो पहला शख्स है कि चीफ मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है। हम बचपन से ही पढ़ते थे कि फलाना फलाना मंत्रालय फलाना के पास है, और जो बाकी का एक जो मंत्रालय, जो बचा हुआ मंत्रालय, वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है। लेकिन दिल्ली एक ऐसा राज्य जिसमें बचा हुआ मंत्रालय, तमाम मंत्रालय सिसोदिया के पास था। उस सिसोदिया का जेल जाना, उस सिसोदिया के बचाव में कुछ दिन तो नाटंकी कर ली, लेकिन उसे फिर ऐसे साइड कर दिया। ये दिखाता है कि सिसोदिया ने बहुत कुछ पोल खोल दिया है इनका, और इसीलिए सिसोदिया को घर से भी निकाल दिया इन लोगों ने। और वही सिसोदिया की गिरफ्तारी अमृतपाल के मामले में इनके पूरे षड्यंत्र को खोल दिया है, ऐसा मुझे पूरा लगता है। और यही कारण है कि अमृतपाल, जो शुरुआत में आपने वहीं से की कि कौन निगल गया इससे, आसमान या जमीन, ये पता नहीं चल रहा है। सब पता चलेगा आगे आगे देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हैवियस कॉर्पस एक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है सर, जो अभी मैं भी आपके फोन के बाद में देख रहा था, जिसमें कहा गया है कि उनका मानना है, जो इसका संगठन है, कि उनका मानना है कि ये पुलिस के गिरफ्त में है अमृतपाल। और उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा है, वारिस पंजाब दा संगठन ने, कि हैवियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब उसको सामने लाया जाए अदालत में। जो आम आदमी के लिए मैं बताऊं कि हैवियस कॉर्पस का मतलब होता है, एक हिंदी में से कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब जिसको बंदी बनाया गया है उसे अदालत के सामने लाया जाए। मतलब वारिस पंजाब दा, जो अमृतपाल का संगठन है, उसका कहना है कि ये अमृतपाल पुलिस के कब्जे में है। अब इसके पीछे का क्या खेल है, क्या सचमुच वो पुलिस के कब्जे में है,
क्योंकि सरकार की सब बड़ी ताकत होती है, भगवान जाने क्या है सच इसमें क्या है, लेकिन इस याचिका ने फिर भी एक रहस्यमय चीज बना दिया है। और मुझे लगता है कि यही सब चीजें हैं जो पंजाब पुलिस को, मतलब पंजाब की सरकार को बहुत परेशान किए हुए है, कि केजरीवाल के पूरे संगठन को। सीधे अगर हम केजरीवाल पर आ जाएं और इनकी सरकार और इनके तौर तरीकों पर बात करें, तो कल एक टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में इन्होंने एक सनसनी फैलाने की कोशिश की और केंद्र सरकार पर अटैक किया। इन्होंने कहा कि साहब कल सुबह दिल्ली का बजट पेश होने वाला था और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार ने हमारे बजट पर रोक लगा दी। ये जो नाटक नौटंकी ये करते हैं, एक पक्ष को पूरे को छिपा जाते हैं और दूसरे पक्ष को मीडिया के सामने ला करके हमेशा केंद्र के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर इन्होंने एलजी को 9 मार्च को प्रस्तावित बजट भेजा था और वहां से होम मिनिस्ट्री से या एलजी के यहाँ से 17 मार्च को ही इनको चिट्ठी लिख दी गई हो कि इन इन चीजों पर स्पष्टीकरण दीजिए, और उसका खुलासा भी हो गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए, विकास कार्यों के लिए आप उतना पैसा नहीं रख रहे हैं। रेशियो में देखा जाता है, अलग अलग राज्य सरकारों के भी विज्ञापनों के लिए, प्रचार के लिए जितना एलोकेशन होता है उसके हिसाब से देखा जाता है। तो आपने विज्ञापन के लिए इतना भारी भरकम बजट क्यों प्रस्तावित किया है, उस पर इन्होंने जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा एलजी को और होम मिनिस्ट्री को। तो और बजट पेश करने की इन्होंने तारीख घोषित कर दी। आमतौर पर होता ये रहा है अब तक दिल्ली में कि जब हरी झंडी मिल जाती है होम मिनिस्ट्री से और एलजी से, उसके बाद बजट पेश करने की तारीख घोषित होती है। तो ये एक बार फिर पाखंड कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, केंद्र को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि 17 तारीख से लेकर के और 20 तक, यानी 3-4 दिन आपको मिल रहे थे, आपने जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझा, स्पष्टीकरण भी नहीं दिया और गलत बयानियां आप मीडिया में कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि केजरीवाल का ये दुखती रग है जहां अमित शाह ने हाथ डाल दिया है, और पूरी तरह से अब केजरी को नग्न होना है। हम और आप अक्सर लगातार कई शो में इनके विज्ञापन घोटाले के बारे में चर्चा पीछे भी सर कर चुके हुए हैं कि केजरी का असली खेल ही तो विज्ञापन का घोटाला है, असली खेल ही तो वही है। और मैं पिछले कई सालों से लगातार ये सवाल उठाता रहा हूं कि दिल्ली एक शहरनुमा राज्य है। मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री टेलीविजन चैनलों पे, राष्ट्रीय चैनलों पे दिन रात रहता है। यदि विज्ञापन, यदि ये सही है, इतना पैसा इनके पास है, तो कौन सरकार नहीं चाहे अपना प्रचार करना? क्या महाराष्ट्र जैसे संपन्न राज्य, गुजरात जैसे संपन्न राज्य के पास ये क्षमता नहीं है? आज के तारीख में उत्तर प्रदेश, जो अपनी दूसरी इकोनॉमी का दावा उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितना टेलीविजन पे दिखते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कितना दिखते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री कितना। और ये मैं आज नहीं कहना कि महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी और इनकी है। जब उद्धव ठाकरे थे मैं तब से बात कर रहा, तब भी मैं कह रहा था नीतीश कुमार क्यों नहीं दिखाई देते, उड़ीसा के पटनायक जी क्यों नहीं दिखाई देते, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिखाई देते, ये केरल में केजरी क्यों दिखाई देते हैं। और यही नहीं, मैं सर बिहार जाता हूं तो बिहार के फ्रंट पेज पे केजरीवाल होते हैं। कहां से आता है? जिस राज्य के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, उस राज्य के पास, उस राज्य का मुख्यमंत्री विज्ञापन पर इतना खर्च कैसे कर रहा है? पूरा मुंह बंद किए हुए बड़े बड़े संपादकों का, जो संपादक, जो लोग केजरीवाल के स्वेटर में फटे हुए में उंगली डाल डाल के सवाल करते थे, बेइज्जत करते थे केजरीवाल को, वही संपादक चापलूसी कर रहे हैं आज उस केजरीवाल का। उन्हें शर्म और लज्जा भी नहीं आती है। वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उनका कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के बाद आप देखेंगे कि टेलीविजन चैनलों पे ऐड चलेगा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम का कितना चैनल लाइव दिखाता है, उसी के हिसाब से उन्हें ऐड मिलता है। तो इसके मतलब देखिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक शहरनुमा राज्य का मुख्यमंत्री, यदि दिल्ली में कोई कार्यक्रम कर रहा है, उसका लाइव जो है वो नेशनल टेलीविजन चैनलों पे क्यों चलेगा? इन्हें शर्म भी नहीं आती, किसी भी संपादक को लज्जा भी नहीं आती इन्हें कि ये क्या, कितना ये दिखाते हैं। उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, ठीक है चलिए मान लीजिए ये हिंदी बेल्ट वाले को ही दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कितने कार्यक्रमों का दिखाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को कितना दिखाते हैं, असम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कितना ये दिखाते हैं।
ये दिखाता है कि केजरीवाल के पास जो विज्ञापन का पैसा आया है वो भारत से बाहर का है, और पूरी बिहार सरकार की एजेंसी इसको पूरी तरह से इसकी पड़ताल कर चुकी हुई है। और हम जो बहुत लोग बहुत एक्शन में आते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, बड़े राष्ट्रवादी लोग ममता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। सरकार बहुत सलीके से कर रही है ताकि पूरे साक्ष्य और सबूत हो, ताकि अदालत में फेल ना हो। हमने बड़े बड़े आतंकवादियों को अदालत में यूं ही छूटते हुए देखा है, और उनके वकील जो हमारे साथी होते थे वो कहते थे कि ये तो आपने किया था, ये काम हमने छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? क्योंकि दिल्ली पुलिस की ये मूर्खता थी। ये अदालत में हमारे वकील साथी हमें समझाते थे, पूरी फाइल बताते थे। एक वकील तो है जिसको आतंकवादियों का वकील कहा जाता है, हम लोग के बहुत, चूंकि हम उम्र थे और क्लोज फ्रेंड थे, तो पूरी तरह से समझाते थे कि क्राइम रिपोर्टर को कि कैसे दिल्ली पुलिस कहां गलती कर जाती है, ये अपराध तो किए हुए लेकिन छूट कैसे जाता है। लेकिन अब सरकार वो चीजें नहीं होने देना चाहती है कि आप किसी को पकड़ तो लीजिए कि और उसको पॉलिटिकली फायदा हो जाए। अब ऐसे कंडीशन है, मुझे लगता है कि विज्ञापन घोटाला का जो खेल है वो केंद्र की सरकार को समझ में आ गया है कि 20% से 40% आप विज्ञापन में खर्च कर दे रहे हैं। आपने दूसरी चीजों से सब कुछ घटा, आप ड्रामा करते हैं शिक्षा पे खर्च करने का, स्वास्थ्य पे, आपके बजट में सबसे ज्यादा विज्ञापन पे खर्चा क्यों है? और केंद्र के बिना अप्रूवल से, दिल्ली एक पूर्ण शासित राज्य नहीं है, केजरी गुमराह करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है, ये पूरी व्यवस्था है कि दिल्ली बनी ही इसीलिए, आप तो बेहतर जानते होंगे सर, दिल्ली तो दिल्ली के कुछ नेताओं को खुश करने के लिए दिल्ली राज्य बनाया गया, वरना कायदे से तो दिल्ली का स्टेट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और दिल्ली का स्टेट होना भी नहीं चाहिए, और कायदे से दिल्ली स्टेट है भी नहीं। वो बजट बिना गृह मंत्रालय की स्वीकृति से पास नहीं हो सकता। जब गृह मंत्रालय ने आपको कहा कि इन दोनों लाइन पे आप क्लियर कीजिए कि विज्ञापन पे खर्चा आपने क्यों किया है, ये कहां से है, और इसे आपने बजट में क्यों नहीं दिखाया है, तो केजरी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। दरअसल इनका पूरा खेल धीरे धीरे खुल रहा है, ये पूरी तरह से अब नग्न हो रहे हैं। जब हम चर्चा कर रहे थे तभी अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया है, जरा देखिए। लिखते हैं, पिछले कुछ दिनों की पंजाब सरकार की कार्रवाई ने दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त पार्टी है। देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के सीएम मान साहब को इतने संयम और परिपक्वता से काम करने पर बधाई। क्या इस नाकामी पर पर्दा ढांपने की एक और बेशर्म कोशिश है कि अमृतपाल जो है वो भाग गया और भद पिट रही है इस समय भगवंत मान की भी और पंजाब पुलिस की भी? बिल्कुल सर, ये साफ दिखता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी केजरी के स्क्रिप्ट पे हुई है, ये साफ दिखता है। आप यदि बॉडी लैंग्वेज की बात जब हम लोग करते हैं तो आप उस फ्रेम को जरा याद कीजिए। अभी कल मैं अपने शो पे दिखा रहा था अपने चैनल पे कि जब केजरीवाल सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भगवान साहब सिसोदिया जी की पत्नी से मिलकर के आए हैं, और वहां जब आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो ऐसा लगता है कि सब स्क्रिप्टेड तैयार है कि कैसे खड़ा होना है वहां पे। आज मां भगवंत मान की बॉडी लैंग्वेज और वो भाषा पूरी तरह से केजरीवाल की भाषा थी, और इसीलिए उस पीसी के बाद ये केजरीवाल का बयान, पंजाब में कोई पत्ता भी नहीं हिलता, और हर कोई वहां पर एक गुस्सा है कि पंजाब का मुख्यमंत्री भले ही भगवंत मान हो लेकिन पूरा इंटरेस्ट केजरीवाल का है, क्योंकि दिल्ली में केजरी को करने के लिए कुछ भी नहीं है। पावर जो इंजॉय करना है वो पंजाब से ही इंजॉय हो सकता है, माल जो आना है वो पंजाब से आना है, आमदनी का स्रोत पंजाब है, इसीलिए केजरीवाल का पूरा इंटरेस्ट पंजाब में है। और भगवंत मान के पूरे हाथ बंधे हुए हैं, भगवंत मान एक मोहरा के रूप में है, इसीलिए केजरीवाल ने एक एक प्रपंच रचा है कि सब कुछ खुल रहा है। उनकी चूंकि राष्ट्रवाद के नाम पर आए हैं, तिरंगा उठा करके उन्होंने आंदोलन किया है, लेकिन ऐसा अब सीधा लग रहा है कि वो खालिस्तान के खिलाफ कुछ बोल नहीं पर आज भी उन्होंने नाम नहीं लिया उस खालिस्तान आतंकी। जब उस संगठन कह रहा है कि हम खालिस्तान चाह रहे हैं, केजरीवाल नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, जो बात कुमार विश्वास ने लगातार कही है। तो ये साफ लग रहा है कि ये पूरा ढोंग है इनका। अब ढोंग की चूंकि ईमानदारी से निकले हुए हैं, कांग्रेस के उस दौर के भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका आंदोलन था, तो एक तरह की साख थी। दूसरी चीज ये है कि जिस केजरीवाल को दिल्ली में जो एक तुष्टीकरण का वोट मिलता है कांग्रेस के खत्म होने का, वो एक मोदी विरोध का वोट है। ऐसा नहीं कि केजरीवाल के सपोर्टर उन्हें वोट दे रहे हैं, फिर भी ये सवाल है कि दिल्ली में इतनी प्रचंड बहुमत उन्हें कैसे मिल जाती है, जिस दिल्ली में सातों के सातों सांसद हैं। इसीलिए कई बार हमारे और आपके सवाल पर एक करारा जवाब दिल्ली के जनमत का हो जाता है।
जिस तरह से हम कहते हैं जनमत की बड़ी ताकत है कि फिर भी रहस्य बना हुआ है कि ऐसा क्या है कि सब कुछ खुलने के बाद भी केजरीवाल जीत करके तो आते हैं, जनता ने तो उन्हें चुना है, इसलिए फिर हम लोगों के पास बहुत कुछ बोलने को सर रह नहीं जाता। और लोकतंत्र का सम्मान करने के लिहाज से कि हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। जैसे कह रहे हैं कि दिन रात आप मोदी को गाली दे रहे हैं, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मोदी प्रचंड बहुमत से जीत करके आए हैं। इसीलिए अब भी रहस्य है कि केजरी में कुछ तो बात है कि वो ऐसा क्यों है कि वो दिल्ली में सरकार बनाने के बाद पंजाब में बना लेते हैं, या क्या सीधे मोदी विरोध का मामला है तो पंजाब में तो समझ में आ जाएगा, फिर दिल्ली में क्या है, दिल्ली में तो साथ के साथ सांसद जो है बीजेपी के हैं। तो ये दिखता है कि केजरी का जो ये प्रपंच है उसमें कहीं ना कहीं वो गुमराह कर लेते हैं इस देश की पब्लिक को। और जाहिर है सो कॉल्ड नेशनल मीडिया का भी वो इसमें भरपूर सहयोग ले रहे हैं, दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत आभार सर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। नमस्कार। प्रणाम सर।